Good morning, students. Today we are going to discuss about the chromosomal theory of inheritance. And about the inheritance we have studied in the previous lectures, where we studied that Mendel has given three laws of inheritance, and in all these three laws Mendel described one thing that is called factor. तो बेसिकली उसके तीनों लॉज फैक्टर्स पर बेस्ड थे. उसने कहा कि बिकॉज एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो अबाउट द जीन्स, तो उसने कहा कि जो कुछ चीज़ होती है फैक्टर एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस विच आर इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एट द सेम टाइम मेंडल ऑल्सो सेज दैट दीज फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दीज कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनी ट्रेड्स. उसने कहा कि कोई भी ट्रेड जो आता है वो कंट्रोल करने का काम उसको फैक्टर्स करते हैं. एंड ही ऑल्सो सेड इन द सेकेंड एंड थर्ड लॉ दैट दीज द जीन्स आर फाउंड, और सॉरी दैट टाइम ही डिड नॉट नो अबाउट द जीन्स, तो ही टोल्ड दैट द फैक्टर्स आर फाउंड इन द पेयर ऑफ एलील्स एंड विच डिड नॉट ब्लेंड ईच अदर. तो ये सारी बातें जो मेंडल ने उस समय बोली, दैट मीन्स किस समय बोली, मेंडल का वर्क जो था वो पब्लिश हुआ था अराउंड 1865 में. एंड जो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था ड्यू टू सम रीजंस अनफॉर्चुनेटली, और आई कैन से इट डिड नॉट गेट दैट रिकग्निशन. उसको कुछ भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड इट इज़ बिकॉज कि कुछ रीजंस थे उसके कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. एंड अगर आपको मैं रीजंस दूँ तो देयर इज़ अ फर्स्ट रीज़न दैट एट दैट टाइम दैट कम्युनिकेशन वॉज नॉट सो ईजी नाउ लाइक टुडे. आप जानते हैं कि अगर कुछ भी आपको मैसेज करना है तो आप कॉपी फॉर ऑल करते हैं और आपको मैसेजेस जहाँ पर भी जाने हैं वो चले जाते हैं. बट एट दैट टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट सो ईजी. तो जहाँ कहीं भी उसने अपनी ये रिसर्च, अपनी ये जो लॉज थे वो उसने भेजे, तो किसी एक सोसाइटी या साइंटिफिक 2 सोसाइटी 3 ऐसे उसने भेजे होंगे. तो दैट मीन्स एट दैट टाइम ही वॉज नॉट एबल टू जस्ट convey his theories to each and every आप यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो उन सबको नहीं बता पाया कि ये क्या चीज़ है, तो सब तक बात नहीं पहुंची. सपोज़ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर वो किसी दूसरे के पास गई होती तो शायद वहाँ एक्सेप्ट हो जाती, मगर क्योंकि कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम था तो वो सब जगह नहीं उसने सेंड कर पाया. शायद कहीं एक ही जगह भेजा होगा या 2 जगह भेजा होगा जहाँ उसके काम को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको नहीं समझ में आया. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जिसको उसमें वो फैक्टर्स बोला करता था, पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड इट. कोई भी साइंस के लोग जो थे उस समय दे कैनॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ फैक्टर, क्योंकि जीन नाम की चीज़ तो थी नहीं. तो उनको वो समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ बोलना चाह रहा है फैक्टर के बारे में, कि फैक्टर्स आर द थिंग्स विच कैन एक्सप्रेस द ट्रीट इन द ऑर्गेनिज्म, फैक्टर्स आर द थिंग्स विच प्रेजेंट इन टू पेयर्ड फॉर्म, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलील्स एंड दे डिड नॉट ब्लेंड. तो ये सब बातें लोगों को उस समय समझ में नहीं आ रही थी. दिस इज़ द वन रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ द मेंडलिज्म. एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट मेंडल्स approach is using mathematics is also not clear to many of the scientists at that time, क्योंकि यूजुअली मेंडल का जो अप्रोच था कि उसने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को भी इनकॉर्पोरेट किया. बिकॉज व्हाट मेंडल डिड इज़ दैट ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, देन ही गेट स्टोर द रिजल्ट्स एंड ही एनालाइज दीज रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, और यू कैन से स्टैटिक्स जो हैं डेटा उसने स्टोर किए, और उस स्टैटिकल मेथड से उसने उनको रिकैलकुलेट किया, और उसके बाद भी जो फाइंडिंग्स आई फिर अगेन उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. तो इन दिस वे उसने अपने एक्सपेरिमेंट को वेल प्रूफ बिल्कुल किया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पर, so that there will be no scope of any mistakes. तो उस टाइम the use of mathematics in the biology was totally new concept. तो people are not ready to accept this thing also, because we know it's a human tendency कि whenever we get any new thing तो हमें सबसे पहले रिजेक्शन होता है कि ये तो गड़बड़ होगा, ये तो ठीक नहीं होगा, तो हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते. तो एट दैट टाइम बायोलॉजिस्ट ऑल्सो नॉट इन द मूड टू एक्सेप्ट दिस फिनोमिनन कि यू कैन अप्लाई द मैथमेटिक्स इन टू द बायोलॉजी. तो इसलिए भी वो अनएक्सेप्टेबल हो गया बहुत से बायोलॉजिस्ट को. एंड ऑल्सो देयर इज़ a huge impact of the Darwinism at that time, because Mendel was not a big name at that time, and Darwin is a very big name in the science world. तो डार्विन की थ्योरी भी उस समय आ रही थी, उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी हुई थी. तो जो डार्विन की थ्योरी है, यू ऑल नो दैट थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म ऑल्सो, तो इट बेस्ड ऑन दैट वेरिएशंस. एंड जो मेंडल का काम था वो तो फिर इनहेरिटेंस पे था, एंड यू ऑल नो दैट इनहेरिटेंस इज दैट द सेम जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. तो दिस इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन कहते हैं कि अगली जनरेशन में वेरिएशन आएगा, दैट मीन्स इट शो सम चेंजेस.
तो दोनों का बिल्कुल कोई मेल नहीं था. तो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच मेंडल एक्सप्लेन्ड एट दैट टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 16 years ऑफ हिज वर्क पीपल गेट टू नो कि जो वो कह रहा था वो सही था. तो इन 1900 जब 19th सेंचुरी आई तो देर आर 3 साइंटिस्ट नेम एज डी वेरीज, कोरेंस एंड वॉन शामक. तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, एंड ही वॉज एट दैट टाइम रीडिस्कवरिंग द मेंडल्स रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यू कैन से इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर उन्होंने उसको वापस से रीडिस्कवर किया. And the best thing is that कि at the time of Mendel there was no microscope, but now in 1900 or you can say 90s आपको सभी को पता है कि माइक्रोस्कोप तो तब तक डिस्कवर हो चुका था. एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप पीपल स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द सेल, एंड यू कैन से साइटोलॉजिकल स्टडीज़ आर ऑल्सो स्टार्टेड. तो वो जो साइटोलॉजिकल स्टडीज़ थी, पीपल कीप ऑन स्टडिंग अबाउट द सेल, एंड लोग सेल की जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. तो पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. तो लोगों ने सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनील्स, इनके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ने के बारे में कोशिश स्टार्ट की. एंड ऑब्वियसली जब आप सेल पढ़ेंगे देन यू ऑल्सो गेट टू नो दैट देयर इज समथिंग नोन एज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस हैज सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स. एंड जब आप सेल देखेंगे तो सेल डिवीजन के स्टेजेस भी आपको दिखेंगी, एंड यू हैव स्टडीड इन द सेल डिवीजन प्रोसेस ऑल्सो दैट देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एंड एट दैट टाइम you can easily see the movement of, or you can say you can see the functionality of the chromosome, that how they behave. तो क्रोमोसोम का कंप्लीट बिहेवियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यू कैन ऑब्जर्व. तो उस समय इन साइंटिस्ट ने जिन्होंने अलग अलग काम किया तीनों ने, बट it will be very easy for them to recognize, और you can say to understand the function of the chromosome. तो बहुत easily समझ पाए, and staining जो है वो भी आ गया था, तो they can easily stain the DNA, and so that clearly they can see the movement of the DNA and how they divide. ये सारी चीज़ें उनको बहुत ईजिली समझ में आने लगी. तो ऑब्वियस है कि जो मेंडलिज्म था वो अब क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस में बहुत अच्छा लोगों उसको एक्सप्लेन कर पाए, बिकॉज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही चीज़ है कि मेंडलिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सटन ने या बोवेरी, इनमें सभी लोगों ने अलग अलग अपना जो फाइंडिंग्स की, इन सभी लोगों ने उनके बिहेवियर को वो एक्सप्लेन कर पाए. अदरवाइज़ पहले उनको ये चीज़ तो पता नहीं चलती थी, बट जब क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन का नॉलेज उनको आया, एट दैट टाइम दे रियलाइज़ कि जो मेंडल ने कहा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड हाउ फैक्टर्स रिएक्ट, और यू कैन से हाउ फैक्टर्स इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और हाउ फैक्टर्स बिहेव, ये सब कुछ उनको समझ में आने लगा. क्योंकि व्हेन एवर दे थ्रू द माइक्रोस्कोप दे स्टार्टेड वॉचिंग द मियोटिक डिवीजन, तो दे कैन फाइंड दैट मियोटिक बिहेवियर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स एंड द बिहेवियर ऑफ पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स आर सिमिलर. उनको लगा ये तो दोनों सेम है, जैसा क्रोमोसोम बिहेव कर रहा है वैसा ही तो मेंडल ने भी कहा था अपने मेंडलिज्म में कि उनके फैक्टर भी तो वैसा ही बिहेव करते हैं. तो ही कुड एक्सप्लेन मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑन साइटोलॉजिकल बेसिस. तो मेंडल ने जो कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है, गैमेट्स जो जीन्स हैं वो पेयर के फॉर्म में साथ में रहते हैं, बट नॉट फॉर ऑल द टाइम, नाइदर दे आर ब्लेंड, और वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट होते हैं. तो वो चीज़ को वो अब बता पाए बिकॉज दे नो द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, एंड दे सेड दैट इन मियोसिस वन मेंबर ऑफ पेयर ऑफ homologous chromosome goes to one daughter cell and the other to the second daughter cell. So Mendel's principle of independent assortment found cytological proof. यहाँ से उनको cytological proof मिल गया जो उनका third law था assortment का, from the fact that member of one pair of homologous chromosomes move to the poles independently of the members of another pair. क्योंकि वो यही तो कहते थे थर्ड लॉ में कि एक दूसरे के साथ वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एलिड्स वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, उनकी इनहेरिटेंस एक दूसरे से फ्री होती है. तो इन दैट केस जो सटन थे और बवेरी जो ये लोग अलग अलग स्टडीज़ कर रहे थे, तो इनको ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो क्लियर होने लग गई कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग हैं जो उन्होंने फैक्टर कहे थे मेंडल्स ने अपने लॉज में. तो इन दैट वे आफ्टर 16 years ऑफ हिज डिस्कवरी ये चीज़ क्लियर हो पाई लोगों को, और लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया, एंड ऑन दैट बेसिस दे गिव द नेम, और यू कैन से हम उनको किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. तो इस तरह से उन्होंने क्रोमोसोमल बिहेवियर और फैक्टर का बिहेवियर सेम प्रूफ किया. एंड उसके प्रूफ के लिए उन्होंने कुछ अभी अगर मैं आपको इधर शो करूँ तो देयर आर सर्टेन
फाइंडिंग्स ऑल्सो, तो जब उन्होंने कंपेयर किया बिहेवियर में फैक्टर्स के एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस के, तो हेयर आर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि देयर आर टू थिंग्स विच आर वी आर गोइंग टू कंपेयर. वन इज मेंडेलियन बिहेवियर और यू कैन से मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम की जड़ थी और यू कैन से कि जो भी कन्फ्यूजन था वो मेंडल के मेंडलिज्म को लेकर या उनके फैक्टर्स को लेकर के था. तो जब क्रोमोसोम का बिहेवियर और दोनों का बिहेवियर चेक किया, टैली किया, तो ही फाउंड दैट बोथ आर द सेम बिकॉज फैक्टर बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट बिहेव करते थे. फैक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते थे एज अ ट्रेट के फॉर्म में. क्रोमोसोम्स ऑल्सो एक्सप्रेसेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट्स. मेंडेलियन फैक्टर मेंटेन स्टेबिलिटी इन expression of the characters. In the same way chromosomes also maintain their stability. Mendelian factor present in pairs, the chromosomes are also present in pairs. homologous chromosomes होते हैं, आप जानते हैं. Mendelian factors of allelic pair may be similar, that means homozygous condition भी हो सकती है like RR and ये वाली condition भी हो सकती है. And in the zygote stage of meiosis 1 bivalent जो बनते हैं होमोमॉर्फिक होते हैं मोस्टली या हेट्रोमॉर्फिक हो सकते हैं, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं यू नो दैट आइदर दे आर XX और दे आर XY, तो सेम चीज़ ही तो कह रहे हैं वो, तो हो सकता है. एंड फैक्टर्स ऑफ वन एलील पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू द अदर फैक्टर, ये मेंडल ने कहा था. एंड सेम मियोसिस के केस में भी डिस्कवर हुआ जब क्रोमोसोमल बिहेवियर को देखा गया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दैट इन बाइवेलेंट मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ एनी अदर बाइवेलेंट, की जो मदर और फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर एंड द क्रोमोसोम. बस फ़र्क इतना हो गया कि उस समय मेंडल के टाइम में क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को कि व्हाट आर द जीन्स, तो मेंडल इसलिए अपने जीन्स के बारे में बता नहीं सके थे, इसलिए लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मेंडल डिड नॉट नो और you can say he did not provide any physical evidence for the existence of the factor, or he did not able to tell anything about the chemical composition of the factor. तो उसको कुछ नहीं पता था उस समय कि किसके बने होते हैं जीन्स और वो किस तरीके से दिखते हैं, मतलब तो वो चीज़ें नहीं बता सके थे, इसलिए भी लोगों ने उनकी चीज़ों को डिनाई किया था उस वक्त. लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोप आ गए, साइटोलॉजिकल स्टडीज़ स्टार्ट हुई, देन पीपल गेट टू नो दैट द व्हाट मेंडल वाज टोल्ड एट दैट टाइम was absolutely correct. So this is all about the chromosomal theory of inheritance, and this question is students very much important because it is asked in 1 marks question in your exams that कि मेंडेलियन प्रिंसिपल जो है वो किस पर बेस्ड है ना. तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि मेंडेलियन प्रिंसिपल जो है एग्जैक्टली ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर ही बेस्ड है, क्योंकि मेंडेलियन प्रिंसिपल जो अगर है या आप कह सकते हो कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल पर बेस्ड है बिकॉज मेंडेलियन थ्योरी तो पहले आई थी ना. तो इसलिए आप ये बोलेंगे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इट इज़ बेस्ड ऑन द मेंडेलियन प्रिंसिपल, क्योंकि क्वेश्चन यही होता है कि ऑन विच प्रिंसिपल क्रोमोसोमल थ्योरी इज़ बेस्ड. तो क्रोमोसोमल थ्योरी सेम चीज़ है, बस उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि जिनको मेंडल फैक्टर कहता था उन्होंने उनको क्या बोल दिया कि दीज आर द क्रोमोसोम. तो सटन एंड बवेरी जो है दे जस्ट टोल्ड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. तो अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी साथ साथ तो कुछ और भी आइडियाज़ इसी फील्ड में आ रहे थे, लाइक अब एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन की भी बात की जाने लगी कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करो क्रोमोसोमल थ्योरी का ना, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाट यू आर सेइंग. तो पीपल आर ऑल्सो से दैट दे सेड दैट वी नीड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो फिर क्रोमोसोमल थ्योरी की जो वेरिफिकेशन थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं और यू कैन से कि जेनेटिस्ट हैं, जिनका नाम अभी आप पढ़ेंगे कई सी चीज़ों में, थॉमस हंट मॉर्गन. It is the name of the biologist, and his colleagues he led to discovering the basis of the variation that sexual reproduction produced. तो अब उनको पता था कि there are variations in the offsprings and these variations we all know comes from the sexual reproduction. हमने पढ़ा है sexual reproduction में ना कि variation का एक कारण जो है वो sexual reproduction भी होता है, तो variation वहाँ से आते हैं. तो Morgan worked on the very small fruit fly. Here is the diagram. This is the very interesting diagram. So this is the Drosophila melanogaster. It is
zoological name. This question also comes in your board exams कि what is the zoological name of the fruit fly, that is Drosophila melanogaster, otherwise इसको हम fruit fly बोलते हैं, and which were found very suitable for such studies. तो जो ये इनको थॉमस हंट मॉर्गन को अपना एक्सपेरिमेंट करना था, तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो ड्रोसोफिला को बनाया. एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन योर एग्जाम्स कि वाई मेंडल चूज द ड्रोसोफिला एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एज आस्क्ड इन द केस ऑफ मेंडल, कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम को ही क्यों बनाया था. तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू give the answer in 3 and 4 points. And the reason for the selection of this fly for the experimental as a experimental material is that you can grow it on a simple synthetic medium in the laboratory. That means थोड़ा सा मैश्ड बनाना आप दे देंगे तो ये आराम से ग्रो कर जाएंगी, आपको इनको रखने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे. एंड ऑल्सो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks. And what is the usefulness of this, that if its generation time is only 12 to 14 days, it is helpful in rapid study and analysis of the results of laboratory. क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोजेनीज आ जाएँ जितने कम टाइम में, it will be easy for you whenever you are studying on the genetics, क्योंकि आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस हैं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या चेंजेस हैं और उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या चेंजेस हैं. तो इट इज़ बेनिफिशियल कि इसकी जो जनरेशन टाइमिंग है वो 12 से 14 दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है. एंड इट कैन मल्टीप्लाई इन लार्ज नंबर्स अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन. दिस इज़ द सेकंड पॉइंट और यू कैन से थर्ड पॉइंट. एंड अनदर थिंग इज़ दैन लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज आर प्रोड्यूस, मतलब एक जनरेशन में बहुत सारी फ्लाइज जो है प्रोड्यूस करते हैं इन एवरी प्रोजेनी, एंड इट विल ईजी फॉर यू टू गेट सम रिजल्ट्स. बहुत सारी जनरेशंस आती हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है रिज़ल्ट को कैलकुलेट करना या रिज़ल्ट को एक तरह से आप प्रूफ करना कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ही होगा. तो ये कुछ रीज़न थे कि जिनकी वजह से उन्होंने फ्रूट फ्लाई को लिया. और दूसरा रीज़न एक ये भी था कि फ्लाई जो ये है मतलब ये जो फ्रूट फ्लाई है, तो ब्रीडिंग कुड बी डन थ्रू आउट द ईयर. इसकी ब्रीडिंग आप थ्रू आउट द ईयर करा सकते हैं. तो देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन योर एक्सपेरिमेंट. सपोज यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर उसका ब्रीडिंग पीरियड फिनिश हो गया तो फिर आप बीच में आपको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा ना. तो लेबोरेटरी कंडीशंस में और बहुत ही अनएक्सपेंसिव मटेरियल की मतलब बिना कुछ लगाए हुए आप कह सकते हो, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किए हुए, ऐसा ये एक एनिमल या ऑर्गेनिजम्स है कि जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने किया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेन एवर यू सेलेक्ट एनी यू कैन से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो सबसे पहले आप माइंड में चीज़ रखते हो कि दे हैव वेरी वेल और वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और यू कैन से द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन दैट एनिमल हैव वेरी क्लियर डिफ्रेंशिएशन. तो बहुत ही क्लियर डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, बहुत ही शार्प कंट्रास्ट होना चाहिए. जैसे आपने पढ़ा था कि टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट आप दूर से ही देख के पहचान जाते हैं, तो इन द सेम वे इसकी जो कुछ कैरेक्टर्स थे दे आर वेरी शार्प, वेरी डिफाइनिंग, कि आपको दूर से भी पता चलते. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी इसके अंदर फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस. एंड ऑल्सो सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, एंड दे आर ऑल्सो वेरी ईजी डिस्टिंग्विशेबल. मतलब मेल एंड फीमेल को भी आप बाहर से दूर से देख के ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंट के लिए इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कि आपको ईजिली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में आसानी रहती है. तो दिस इज़ द थिंग अबाउट द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. एंड सम क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस फ्लाई एंड विच इज़ very much important. So I am going to tell you about this that this Drosophila has 4 pairs of chromosome. This has been asked so many times in your examination, and that means 4 pairs of chromosomes. एंड 4 पेयर का मतलब कितना हो गया, टोटल 8 क्रोमोसोम्स. तो दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स. तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, दे आर आस्किंग अबाउट पेयर और दे आर आस्किंग अबाउट ओनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इफ़ दे आस्क नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन यू राइट 8 क्रोमोसोम. इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड आउट ऑफ विच 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर. These 3 pairs are similar chromosome, and we call them autosomes. We all know that these are known as autosomes. So these 3 pairs of chromosomes are similar in both male and as well as female, and the male possesses 1 X chromosome and 1 Y chromosome as in human beings जैसे होता है, and female possesses both the X chromosome. So that means male produces half X chromosome and half Y chromosome,
द वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम इज टिपिकल जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, एंड फीमेल पोसेसेस होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक मीन्स जो सिमिलर होते हैं, एक्स एंड एक्स सेम होता है, दिस इज नोन एज हेट्रोमॉर्फिक मेल्स में. और ये होमोगैमेटिक भी बोल सकते हैं, होमोगैमेटिक बोलते हैं फीमेल्स में. दैट मीन्स दे प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ एग एंड ईच वन हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम. तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो आता है. एंड आफ्टर नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ another phenomenon that is called linkage and recombination. This is the another important thing, that what is linkage and what is the recombination. तो लिंकेज के लिए पहले सबसे पहले इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम एंड हियर आर द जीन्स विच आर अरेंज. तो ये जीन्स हैं, अरेंज हैं यहाँ पे. थोड़ा सा क्रोमोसोम को और हम लंबा करते हैं, तो दीज आर द जीन्स. तो ये इस तरह से जीन्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं. नाउ यू कैन सी, और दीज जीन्स आर वेरी नियर बाय, बहुत पास पास हैं है ना. एंड वी ऑल नो दैट जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो व्हेन दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन अ और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि दीज जीन्स आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन. दैट मीन्स एक लाइन से लाइन पे लगे रहते हैं. तो जीन्स आर फिजिकली एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम, ये भी आप यहाँ को देख करके बता सकते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय द लिंकेज, क्या लिंकेज क्या होता है. तो अगर डिफाइन करेंगे तो 10 inheritance of genes of the same chromosome together and capacity of these genes to retain their parental combination in subsequent generation is known as linkage. Linkage means something to be linked. So these chromosomes are very close to each other, ये बहुत साथ साथ हैं. You cannot separate these genes, and whenever these chromosomes goes into the next generation, तो ये as it is ही चले जाएंगे. देयर विल बी नो चेंज, नो सेग्रीगेशन, कुछ भी सेपरेशन नहीं, कुछ सेग्रीगेशन नहीं, ये हमेशा साथ जाएंगे जीन्स. तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन. दैट मीन्स यू कैनॉट रिमूव दीज जीन्स, तो इनको लिंकेज बोलते हैं. तो बिकॉज मॉर्गन ऑलरेडी टोल्ड दैट फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ द जीन्स, एंड उन्होंने ये टर्म दिया था लिंकेज, मॉर्गन ने एक्चुअली. तो मॉर्गन ने डिस्क्राइब कैसे किया था, उन्होंने कहा था कि जो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स का है ऑन अ क्रोमोसोम, दैट इज़ नोन एज लिंकेज. तो फिजिकल एसोसिएशन को उन्होंने बोला कि ये लिंकेज कहलाता है इनका. और उन्होंने जो रिकॉम्बिनेशन है उसको डिस्क्राइब किया था टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. अब वो क्या चीज़ है, अब ये तो पास पास हैं सारे क्रोमोसोम जीन्स पास पास हैं. तो अभी क्या होता है कि सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, तो सपोज़ दिस जीन विच इज़ वेरी, सपोज अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. This is the gene, this is the chromosome, and these are the gene which are present over here and also here. So these genes are very close association. Suppose we are talking about the mango plant. So this gene is for the sweetness of the mango. This is for the साइज़ ऑफ द मैंगो, दैट मीन्स बिग साइज़ मैंगो प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर हम कर लेते हैं कि बहुत ही जूसी मैंगो प्रोड्यूस करता है. और ये वाला हम कह लें कि अर्ली फ्रूट फॉल हो जाता है, मीन्स बिफोर राइपनिंग ये गिर जाता है. तो ये एक जीन हो गया, ये वाला भी हो गया. तो नाउ जब नेक्स्ट जनरेशन में हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो कराएंगे इसका क्रॉस, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे, क्योंकि ये थ्री जीन्स आर लिंक्ड बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड ऑन द क्रोमोसोम. तो यू विल बी हैप्पी कि भाई ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो दे आर वेरी गुड, कि फ्रूट जूसी भी है, फ्रूट साइज़ में भी बड़ा है, फ्रूट स्वीट भी है, तो इट विल बी गुड. बट द सेम टाइम आपको ये वाला भी लेना पड़ेगा जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बिकॉज फ्रूट के राइप होने से पहले ये गिर जाता है, तो फिर आपका क्या फ़ायदा है. बट यू कैन नॉट डिसोसिएट इट, आप इसको अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द लिंक जीन, ये तो साथ साथ में ही आएगा. तो फॉर द हॉर्टिकल्चरिस्ट कई बार तो इट इज़ बेनिफिशियल, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों यूजफुल कैरेक्टर्स हैं, दे आर लिंक टुगेदर. बट अगर ये लिंक इनके साथ कोई हार्मफुल कैरेक्टर लिंक्ड होता है, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर द एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, और यू कैन से हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं कि भाई इसको तो हमें रिमूव करना है. तो इसलिए जो इनहेरिटेंस है जीन्स की, आप अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यू कैन से दैट इनहेरिटेंस ऑफ जीन, that means inheritance of gene of the same chromosome together and capacity of these genes to remain in their parental combination. parent में ये ऐसा है ना, ये same का same parental combination, it comes into the subsequent generation, it is known as linkage.
और अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, और रिकॉम्बिनेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज अब लिंकेज जो है कंप्लीट भी हो सकता है एंड इनकम्प्लीट लिंकेज भी हो सकता है। दैट मीन्स कहीं कहीं पर तो ये जीन बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होते, बट समटाइम्स इन द केसेस वेयर दिस इज़ इनकम्प्लीट लिंकेज, तो वहाँ पर कुछ एक रिकॉम्बिनेंट्स भी बन सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो हाफ वे वाली चीज़ हो जाती है। देन कम टू द रिकॉम्बिनेशन, दैट व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। एंड हम सब जानते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर लाइक सेम चीज़ होती है। तो इनमें क्या होता है कि सपोज दीज क्रोमोसोम्स आर एट द वेरी डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर दूर है, तो इनमें क्या पॉसिबल हो सकता है, इनमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो सकता है, जो विच क्रोमोसोम्स विच आर सिचुएटेड एट वेरी फार प्लेसेस। तो अगर क्रोमोसोम्स दूर हैं तो ऑलवेज, बिकॉज दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन द एग्जामिनेशन कि वो ऐसा एक डायग्राम सा बना रहेगा और वहाँ पर दे शो द जीन्स लाइक दैट, और एक यहाँ पर बना देंगे और एक बहुत दूर से बना देंगे और भी दूर, एंड देन दे आस्क की लिंकेज किसके किसके बीच में पॉसिबल हो सकती है, तो देन यू विल टेल कि लिंकेज इसके और इसके बीच में पॉसिबल हो सकती है, इसके बीच में भी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज दे आर फार अवे। तो जितने दूर होंगे क्रोमोसोम्स पर जीन्स, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल, एंड जितने क्लोज होंगे उतना ज़्यादा आपका लिंकेज की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस you can easily now understand, I think, that what are the linkage and recombination. So in this chapter we will finish it over here, and in the next chapter we will discuss some other things